हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैंने पीईटी 2016 का 100 क्वेश्चन कवर कराया था और उसमें बात की जो 25 क्वेश्चन थे अभी रह गए थे, इसलिए मैं आज उसको सॉल्व करूंगा। आप लोग उसको रेगुलर पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आगे बढ़ने से पहले जो फ्रेंड्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सरकारी विभाग। यहाँ सरकारी विभाग के बारे में देख लेते हैं कि सरकारी विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहता है, क्योंकि प्रशासन में सरकारी विभाग को ही महत्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित करने का दायित्व सौंपा होता है। ठीक है, सौंपा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना किया था? तो यहाँ पर 1887 यहाँ पर अमेरिका ने स्वतंत्र नियामक आयोग स्थापित किया था। इसका और डिटेल में देख लेते हैं कि स्वतंत्र नियामक आयोग यूएस से प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय नवाचार है। सर्वप्रथम वैश्विक स्तर पर अमेरिका ने वर्ष 1887 में स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार का गठन किया। इस आयोग की स्थापना का उद्देश्य सार्वजनिक हित की रक्षा व अभिवृद्धि करना है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो है पदोन्नति प्रणाली भी कहा जाता है। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को पदोन्नति प्रणाली भी कहा जाता है। यहाँ पर दिया है कि आंतरिक रूप से भर्ती की प्रणाली को पदोन्नति प्रणाली भी कहा जाता है। इसके तहत सेवारत कर्मचारियों को कुछ समय बाद उनको वह पद जिस पर वर्तमान में हैं से ऊपर पद सोपान पर पदोन्नत कर दिया जाता है, जिससे उनका कार्य करने का उत्साह व कार्यक्षमता बनी रहती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं कि सेना में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो यहाँ पर पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ दिया हुआ है, तीसरा सही है, पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं कि सेवा में प्रवेश करने से पूर्व सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। नियुक्ति से पूर्व किसी भी विभाग में एक नियुक्ति प्रक्रिया का गठन या निर्धारण किया जाता है, जो अंतिम स्तर पर चयनित किए गए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत उन्हें उनके कार्यों से संबंधित नियम कानूनों प्रक्रिया से अवगत कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जाता है। मनोबल, यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, मनोबल। व्याख्या में है कि सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को मनोबल द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। इसके लिए सिविल सेवकों को समय समय पर पुरस्कृत व प्रोत्साहन करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 106 प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? यानी कि संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको प्रश्नोत्तर घंटा कहते हैं। प्रश्नोत्तर घंटा कहते हैं, यानी प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया गया है, जिसे प्रश्नोत्तर घंटा कहा जाता है। प्रश्नोत्तर समय सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक है। शून्यकाल चर्चा भारतीय संसद की देन है। इसका समय 12 बजे से 1 बजे तक निर्धारण किया गया है, जिसे हम प्रश्नकाल कहते हैं या शून्यकाल कहते हैं, तो वही टर्म है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? तो ये गार्डनर ने कहा है। किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है, यानी राज्य के साथ प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? तो ये कथन गार्डनर का है। तो गार्डनर ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है। गार्डनर की राजनीतिक विज्ञान पर पुस्तक पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट है।
पॉलिटिक्स साइंस एंड गवर्नमेंट है। हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहा है। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। क्वेश्चन नंबर 108 है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ जानना चाहिए, पहला है न्यायतंत्र, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा है जनसंख्या और चौथा है संप्रभुता। तो इसका जो सही आंसर होगा संप्रभुता है। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं कि संप्रभुता क्या है। कि संप्रभुता जो तत्व है राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है। राज्य का निर्माण 4 कारक तत्वों भू क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार व जन संप्रभुता से मिलकर होता है। इन सभी तत्वों में संप्रभुता अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अभाव में राज्य का अस्तित्व नहीं होता है। संप्रभुता राज्य को उसके आंतरिक व बाहरी क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र बनाती है। संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम जीन बोधा द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? बल प्रयोग सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा विकासवादी सिद्धांत। यहाँ दिया है विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। यह राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक तथा सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है एवं सर्वमान्य सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत को मानने वाले मानव संस्थाओं का जिस तरह से क्रमिक विकास हुआ, उसी तरह से राज्य का भी विकास हुआ। अगला क्वेश्चन 110 है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? तो है डेविड ईस्टन। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड ईस्टन थे। ईस्टन ने इसे एक बौद्धिक प्रवृत्ति तथा तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन कहा था। क्वेश्चन नंबर 111, किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है? तो है बहुलवाद। तो बहुलवादी सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है। हैसियो ने इस संबंध में लिखा है कि बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है या विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? तो यह प्राकृतिक समानता। तो यहाँ इसकी व्याख्या में है कि प्राकृतिक समानता का अर्थ है प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। जॉन लॉक के अनुसार प्रकृति का कानून सारी मानव जाति को, जो केवल इसी से सलाह लेगी, यह शिक्षा देता है कि सभी के समान तथा स्वतंत्र होने के कारण किसी को दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता अथवा संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचानी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। तो 118 का पहला सही है, राष्ट्रपति में निहित है। इसकी व्याख्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव हुआ। यहाँ व्याख्या दिया है कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है जबकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जहाँ राष्ट्रपति में ही सभी कार्यपालिका शक्ति को निहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 120 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है? तो कांग्रेस को जाना जाता है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की द्विसदनीय विधायिका को अमेरिकी कांग्रेस कहते हैं। इसके 2 तत्व हैं, सीनेट और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो अमेरिकी कांग्रेस की बैठक यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में होती है। अगला क्वेश्चन है, सीनेट की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ है 100। यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट अमेरिका कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। भारतीय लोकतंत्र में सीनेट की तुलना राज्यसभा से की जाती है। अमेरिकी सीनेट की कुल सदस्यों की संख्या 100 है। यानी अमेरिका में 50 राज्य हैं, हर राज्य से 2-2 सीनेट के सदस्य जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? तो चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज, चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज है। फ्रांस की व्यवस्थापिका निम्न सदन चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज तथा उच्च सदन सीनेट कहलाता है। फ्रांस में पंचम गणराज्य का संविधान, जिसे गॉल का संविधान यानी 1958 के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा अर्ध अध्यक्षात्मक फ्रांस में पंचम गणराज्य का संविधान, जिसे गॉल का संविधान के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली या अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया गया है। फ्रांस की क्रांति के बाद वर्तमान तक 5 गणराज्य संविधान अस्तित्व में आ चुके हैं। पंचम गणराज्य संविधान फ्रांस में 1958 से वर्तमान तक कार्यशील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? तो इसमें है चुनाव में सहभागी होना। दबाव समूह चुनाव में सहभागी नहीं होता, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा चुनाव में सहभागी होना। जो दबाव समूह है वह लॉबिंग करता है, हित संभरण करता है, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करता है, लेकिन चुनाव में सहभागी नहीं होता है। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है कि चुनाव में सहभागी होना दबाव समूह की विशेषता नहीं है। राजनीति में दबाव समूह का तात्पर्य ऐसे संगठन, समूह या समिति से होता है जो अपने समूह के हित में नीतियाँ बनवाने या काम करवाने के लिए सत्ता के ऊपर दबाव बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया है? तो यहाँ पर दिया है क्विंसी राइट, दूसरा है जॉर्ज श्वार्ज़बर्गर, तीसरा है एनजे स्पाइकमैन, चौथा है लॉर्ड कॉस्रेलो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है जॉर्ज श्वार्ज़बर्गर, यानी दूसरा विकल्प सही है। इसकी यहाँ व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन जॉर्ज श्वार्ज़बर्गर ने किया है। शक्ति संतुलन में कोई राष्ट्र अकेला इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वह दूसरे राष्ट्रों को दबाए, अतः शक्तियों का बंटवारा समान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 125 है, सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मॉर्गनथाउ ने किया था। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं कि सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का प्रयोग मॉर्गनथाउ ने किया था। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता, विधि या अधिक कारकों के बजाय शक्ति और राज्य की स्वायत्तता पर बल दिया। इन्होंने राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष कहा जो शाश्वत है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने 125 क्वेश्चन कवर किए और उम्मीद है कि आप सब लोग जो है इसको पढ़ेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे और पसंद भी आएगा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताया करें, और अगर आपको अच्छा भी लगता है तो भी कमेंट किया करें, और किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं ये भी बताएं, ताकि मैं अपने चैनल में अपने वीडियोस में थोड़ा निखार लाऊं और आपको पसंद आए। तो इसके बाद मैं जो पेपर लेके आने वाला हूं वो 2013 का पीजीटी सॉल्व पेपर प्रोवाइड करूंगा। तो एक बार फिर मैं कहूँगा कि जो फ्रेंड्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आता है वीडियो मेरा तो लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।